नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज देश भर में दशहरे की धूम है। विजयादशमी को लेकर देश भर में रौनक का माहौल देखा जा रहा है। जगह जगह रावण दहन की तैयारी है। आज पूरे देश में दशहरा पर्व की धूम है। विजयादशमी को लेकर पूरे देश में अलग ही रौनक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। यह पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। अधर्म का अहंकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सत्य के आधार पर धर्म के उजाले की विजय शाश्वत है। पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार आज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं देशवासियों को। आज देश भर में दशहरा पर्व की धूम है। ये देखिए तैयारियां किस तरीके से रावण दहन को लेकर की गई हैं। ये तस्वीर अगर आप देखें, उधमपुर जम्मू कश्मीर की यह तस्वीर है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। इसके अलावा आप देखें तो लक्सर उत्तराखंड की तस्वीर है। हरिद्वार उत्तराखंड की यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां विजयादशमी को लेकर देश भर में रौनक है। और आपको बता दें कि रावण दहन को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं, कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं। और आज रावण दहन किया जाएगा। सत्य पर असत्य की जीत का प्रतीक ये त्योहार। अब ये चार और तस्वीरें अगर आप देखें तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप देख सकते हैं, जिन्होंने नागपुर में शस्त्र पूजन किया। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में थे, वहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ज्वाला मंदिर पहुंचे थे। दरअसल आपको बता दें कि आज विजयादशमी की धूम तो पूरे देश में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज जन्मदिन भी है। तो ऐसे में ज्वाला मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। और चौथी जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, जहां आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने आज पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दशहरा पर्व की धूम। पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि जवानों के बीच चलूं और उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ आगे बढ़ रहे, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की
अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। आज 49 साल के हो गए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आपको बता दें कि हिमाचल के कांगड़ा में ज्वाला मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। अनुराग ठाकुर ने आज पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 49 साल के अनुराग ठाकुर हो गए हैं। कांगड़ा में मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका आज जन्मदिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर को शुभकामनाएं दी। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपने कैबिनेट के साथी अनुराग ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं। अनुराग ठाकुर ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अनुराग ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन किए। हिमाचल के कांगड़ा की ये तस्वीर, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने जन्मदिन के दिन आज पूजा अर्चना करने के लिए कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सच्चाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े। और मैं देशवासियों को अपनी ओर से विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां ज्वाला जी के दरबार से यही कहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे, और माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ पर माँ चिंतपूर्णी हो, ज्वाला जी हो, ब्रजेश्वरी देवी हो, चामुंडा देवी हो, नैना देवी हो, सभी देवियों का हम सब पर आशीर्वाद बना। तो चलिए आपको बताते हैं अनुराग ठाकुर का जो राजनीतिक सफर रहा है वो किस तरीके का रहा है। दरअसल आपको बता दें, अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हमीरपुर में हुआ था। और आपको बता दें कि जालंधर के दोआब कॉलेज से उन्होंने बीए किया। सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल उनके कंधों पर है। साथ ही आपको बता दें कि हमीरपुर से वो सांसद हैं। अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार लोकसभा सांसद के रूप में जीत कर आए हैं। संसद में अनुराग ठाकुर ने 72 बहस में भाग लिया। देखिए, कुछ उपलब्धियां जो अनुराग ठाकुर के नाम रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवा वैश्विक नेता 2014 में उन्हें नवाजा गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा फाइनेंशियल टाइम्स की
25 भारतीयों की सूची में उनको जगह मिली। संसद सदस्य के रूप में उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2019 से उन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले बीजेपी सांसद और उत्तर भारत के एकमात्र सांसद हैं। सामाजिक कल्याण के प्रति अनुकरणीय योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कट्टरपंथ पर मोहन भागवत ने कड़ा प्रहार किया है। मणिपुर में हिंसा के पीछे बाहरी ताकत है। कुछ लोग नहीं चाहते देश का विकास हो, उकसावे में आकर मतदान नहीं करें, यह कहा है मोहन भागवत ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते देश का विकास हो। तो मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया, उकसावे में आकर मतदान नहीं करें, ये बातें मोहन भागवत ने कही हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर भी उन्होंने बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतों का हाथ है। कुछ लोग नहीं चाहते कि देश तरक्की करे, उकसावे में आकर मतदान नहीं करें, ये मोहन भागवत ने आज कहा। मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा, ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कट्टरपंथियों को एक तरीके से कहें तो मोहन भागवत ने कड़ा संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल, आज विजयादशमी के मौके पर जैसा कि हमेशा शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम होता है नागपुर के संघ मुख्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन दिया तो उन्होंने आज 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। खास करके अगर हम मणिपुर की बात करें तो ये वही मणिपुर है जिसको लेकर के संसद के एक पूरे सत्र को नहीं चलने दिया गया विपक्ष की तरफ से, और लगातार इस मणिपुर पर हंगामा होता रहा। और अगर हम संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक बात का गौर करें कि मणिपुर हिंसा में लगातार जिस तरीके से कुकी समाज हो, मैतेई समुदाय हो, आपस में लड़ रहे थे, खूनी जो जंग थी वो चल रही थी, आखिर इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो जिनको फायदा हो रहा था और वो लगी हुई थी? तो उस पर साफ तौर पे मोहन भागवत ने इशारा किया कि ये बाहरी लोग हैं, सीमा पार के लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं का आनंद लेते हैं। उनको लगता है कि अगर 2 समुदाय हैं वो आपस में लड़ेंगे तो उनका इससे फायदा होगा, क्योंकि मोहन भागवत ने इस बात को भी संकेतित किया कि ये जो मणिपुर है ये भारत का सीमावर्ती स्टेट है, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो चाहेंगी, कट्टरपंथी ताकतें, मणिपुर को किस तरीके से इस तरीके की स्थिति में ला करके रखा जाए कि यहां पर जो सामुदायिक विशेष की जो लड़ाई है वो चलती रहे और उस लड़ाई में वो अपने फायदे को निहित करने का प्रयास करें। तो संघ प्रमुख का जो संबोधन था बहुत स्पष्ट था। और मणिपुर हिंसा में आप देखिए कि किस तरीके से जो आगजनी की घटनाएं हुई, उसके बाद हमने मणिपुर हिंसा की कई ऐसी विभत्स तस्वीरें देखी जो देश को शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसी घटना पर अब तक अगर हम
हम देखें कोई बड़ी कार्रवाई होते नजर नहीं आई। हालांकि कुछ जो लोगों को पकड़ा जरूर गया था, लेकिन एक तरफ साफ ये इशारा किया कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। देश के गृह मंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो मणिपुर में पहुंचे, 3 से 4 दिनों का जो पूरा वक्त है वो उन्होंने वहां पर लगाया। 50,000 से ज्यादा जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो मणिपुर के अंदर की गई। आखिर इस पूरी घटना का जो परिदृश्य है वो कहां से रचा गया, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मणिपुर जैसे राज्य में, जो कि बहुत ही खूबसूरत राज्य है, और वहां इस तरीके की घटनाएं होती रहें। तो बहुत स्पष्ट संदेश आज मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर के भी दिया है यहां पर। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें रहीं जो आज मंच से मोहन भागवत ने पूरे देश को संदेश दिया, जिसमें जिक्र इस चीज का भी आया कि उकसावे में आकर के मतदान ना करें। इसे किस तरीके से देखा जाए? यानी यह संदेश भी उन कट्टरपंथियों को है जो अक्सर उकसावे की राजनीति करते हैं। और बिल्कुल देखिए, आज के संबोधन में अगर हम देखें तो, क्योंकि ये जो संबोधन है अपने आप में इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। वैसे संघ चुनावी चीजों को जोड़ के नहीं देखता है, संघ अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखता है। लेकिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से मंच से इस बात को भी कहा कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, वोट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा राष्ट्रीय अधिकार है, और स्वयंसेवक भी चाहेंगे कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। लेकिन उन ताकतों से सावधान रहना है जो तोड़ने और जोड़ने की बातें करती हैं, संप्रदाय विशेष की भी बातें करती हैं, बांटने का काम करती हैं। तो ऐसे ताकतों से सावधान रहना है। आपको बता दें कि इस तरीके के बयान का मतलब बहुत स्पष्ट हो जाता है। पूर्व में सनातन को लेकर दिए गए तमाम ऐसे बयान, खास करके उदयनिधि स्टालिन की अगर हम बात करें, उनके बयान के बाद से एक धर्म विशेष खास करके हिंदू जो हैं वो बहुत आहत हुए थे। देश भर के संतों ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को भी, कई बैठकें हुई थी कि आखिर इस तरीके के बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो सनातन को बदनाम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों के तरफ भी एक बड़ा इशारा था ये कि 2024 में आपको क्या करना है। ये एक साफ संकेत मोहन भागवत ने मंच से दिया। इसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, जिसमें वो इससे पहले राजधानी दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने G20 की सफलता को लेकर के बधाई दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। और आज गौरव, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, मैं आपके पास फिर से आता हूं। मोहन भागवत ने इलेक्शन को लेकर के बयान क्या दिया है वो सुनवाते हैं। पहले सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए। मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। तो देखिए गौरव, उसी चीज का जिक्र जो मैं कर रहा था, वो बाइट ही हमने अपने दर्शकों को सुनवाई कि जनता ठंडे दिमाग से सोचे कि किसने उनके लिए काम किया है, किसने देश के लिए काम किया है, और उससे चुने। बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा। और आप देखिए कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो 2024 के चुनाव हैं, उस 24 के चुनाव में आपको क्या देख करके वोटिंग करनी है, और ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। और साफ तौर पे अगर हम देखें कि जो ये पूरा संबोधन है उसमें इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, नए नए पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ लोग इस पार्टियों से उस पार्टियों में जाते नजर आएंगे, लेकिन आपको ये तय करना है कि बेहतर कौन हो सकता है, भारत का भविष्य बेहतर लेकर के कौन चल सकता है। सारी बातें आज मोहन भागवत ने कही हैं, जिसमें चुनाव को लेकर के भी है, और खास करके कट्टरपंथियों को जिस तरीके से उन्होंने कड़ा संदेश दिया है वो अपने आप में बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।